हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के ज्योग्राफी विषय के पीवाईक्यू यानी भूगोल के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली इसका उद्देश्य है कि आप एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं और सहज स्थिति में हो कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको उस प्रश्न से जुड़ा हुआ कंसेप्ट, उससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट या कुछ अन्य फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखकर हमने क्या शुरू किया है, ज्योग्राफी या आप कह सकते हैं भूगोल विषय के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे पहले हमने इसके लगभग 4-5 वर्षों के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी डिसाइड किया था कि भूगोल से जुड़े हुए जो भी पीवाईक्यू हैं उन्हें हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी हम जिस सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं वह है भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न, यानी भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, हम उन प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे, फिर हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, चाहे वह जलवायु विज्ञान हो या समुद्र विज्ञान हो या कोई अन्य जो सेगमेंट है उसे हम ऐसे ही क्रमशः सारे पूरा एक सेगमेंट उठाएंगे और फिर सारे प्रश्नों को, उनके बारे में जितने भी वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विगत वर्षों की सीरीज में। आज हम नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 में आपको माउंटेन्स या जो पर्वत हैं उनके प्रकार दिए हुए हैं और सूची 2 में आपके पास पर्वत दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों का प्रकार है जिसका एग्जाम्पल सूची 2 में दिया गया है। आपको कूट दिया गया है ताकि आप सुमेलित करके कूट के आधार पर सही उत्तर बता दें। यह प्रश्न दिसंबर 2013 के यूजीसी नेट के एग्जाम में फ्रेम किया गया था। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न में सूची 1 में जो प्रश्न है जिसमें सबसे पहले है ब्लॉक माउंटेन, उसके सामने अरावली, बी है वॉल्केनिक माउंटेन जिसके सामने है पेनाइन्स, सी में है रेलिक्ट जिसके सामने है विंध्याचल और ऑप्शन डी में है फोल्ड माउंटेन जिसके सामने है माउंट पोपा। ठीक है, देखिए यदि हम माउंटेन्स या पर्वतों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के आधार पर पर्वतों के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, और इन अलग अलग प्रकारों में यदि हम हमारे सूची के हिसाब से सबसे पहले बात करें ब्लॉक माउंटेन की, ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोथ पर्वत कौन से पर्वत है? तो भ्रंशोथ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है या तो तनाव मूलक बल की वजह से या संपीड़न बल की वजह से। मुख्यतः ब्लॉक माउंटेन के निर्माण की वजह है पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी की जो आंतरिक हलचल है उसकी वजह से उत्पन्न बल के माध्यम से ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन की यदि हम बात करें कि ये कैसे निर्मित होते हैं, तो देखिए यदि कोई चट्टान है मान लीजिए और पृथ्वी पर कोई हलचल हुई, इसके माध्यम से या तो इसके बीच का हिस्सा या दरार, हम सभी जानते हैं भ्रंश है ना, तो ये दरार पड़ जाए, मान लीजिए चट्टान में क्या हो, दरार पड़ जाए, दरार हो जाए या फिर चटकन हो जाए या भ्रंश जैसा निर्माण हो जाए और साथ में इसका कोई हिस्सा क्या हो, ऊपर की ओर इस तरीके से उठ जाए। ठीक है, इस प्रकार से निर्मित पर्वत को भ्रंशोथ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक माउंटेन है ये कुछ ऐसे ऊपर की ओर उठ जाता है। इसका दूसरे तरीके से भी इसका भी निर्माण हो सकता है कि मान लीजिए कोई चट्टान है, भ्रंश है या दरार पड़ी हुई है, दरारों के बीच का कोई हिस्सा क्या हो, ऊपर उठ जाए या ऐसा हो सकता है कि ये हिस्सा नीचे की ओर धंस जाए। ठीक है, ये किनारे वाला हिस्सा नीचे की ओर चला जाए, अगर ये नीचे की ओर चला जाएगा तब भी ये हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो इस प्रकार से जो माउंटेन बनते हैं उन्हें कहते हैं क्या, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, यदि हम हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखें, आपके पास 4 माउंटेन दिए हैं, अरावली, पेनाइन्स, विंध्याचल और माउंट पोपा। ठीक है, तो जो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है वह है विंध्याचल। ठीक है, 3। अब हमारे पास जो दूसरा है माउंटेन वो है वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कब होता है, जब इसी तरीके से आकस्मिक बल की वजह से क्या हो,
पृथ्वी के भीतर से, ये प्लेट्स अलग हुई, पृथ्वी के भीतर से ज्वालामुखी घटना उत्पन्न हुई। ज्वालामुखी में बहुत तेजी से लावा या मैग्मा बाहर निकल कर आता है। जैसे ही लावा बाहर निकल कर आता है, पूरा ऊपर की ओर जाकर नीचे ऐसे फैलकर ठंडा हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो लावा पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से निकल कर आया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये लावा ऐसे होकर क्या हो, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के क्रम में अब ये जो देखिए पर्वतों का निर्माण हुआ है, इसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ये धरातल से ऊंचा है ना, सागर तल से भी ऊंचा है। देखिए हमारे प्रश्न में यदि हम बात करें वॉल्केनिक माउंटेन की, तो सही जोड़ी में दूसरे हिस्से में जो वॉल्केनिक माउंटेन है वह है माउंटेन पोपा। म्यांमार में स्थित यह माउंटेन सागर तल से 1500 से भी अधिक ऊंचाई पर है। 1500 से मीटर, जो आप मीटर में ही मापेंगे, ध्यान रखें, 1500 से भी अधिक मीटर की ऊंचाई पर स्थित है माउंट पोपा, ठीक है, ध्यान रखिए। तीसरा है रेलिक्ट माउंटेन, यानी होता है रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट माउंटेन का मतलब बचे हुए पर्वत। कौन से बचे हुए पर्वत? बहुत पहले प्राचीन समय में ये पर्वत बहुत बड़े बड़े पर्वतों के रूप में विद्यमान थे। फिर अपरदन के विभिन्न कारकों की वजह से, चाहे वह अपरदन नदी के माध्यम से हो, हिमनद के माध्यम से हो, वायु के माध्यम से हो, जल के माध्यम से हो, इनके किसी भी माध्यम से अपरदन की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप वो पर्वत या वे ऊंचे बड़े बड़े विशाल पर्वत कटकर छटकर अपरदन के माध्यम से बिल्कुल छोटे उच्च भूमि के रूप में बचे हैं या अपने आसपास वाले हिस्से से थोड़ी ऊंचे हैं। तो अब ये बचे हुए शेष जो माउंटेन है, इन्हें रेजिडुअल माउंटेन, रेलिक्ट माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। भारत की बात करें तो अरावली रेंज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप ये मानिए कि आज भी जो बड़े बड़े पर्वत हैं उनमें यदि अपरदन की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहीं तो अपरदन की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप एक समय के बाद ऐसा देखा जाएगा कि ये आज जो बड़े पर्वत मौजूद है, अपरदन चाहे नदी के माध्यम से हो, चाहे आप हिमनद के माध्यम से हो, चाहे पवन के माध्यम से हो, वायु किसी भी माध्यम से जब इन पर्वतों का अपरदन होगा तो अपरदन के फलस्वरूप ये पर्वत कटकर छटकर या घिसकर किसी भी माध्यम से अंत में छोटे छोटे पर्वतों के रूप में बचते हैं। ये जो छोटे पर्वत बचेंगे, अभी हमारे जितने भी बड़े पर्वत हैं, अंत में अपरदन के बाद जो छोटे पर्वतों के रूप में बचेंगे वे पर्वत अवशिष्ट माउंटेन कहलाएंगे, अवशिष्ट पर्वत कहलाएंगे, जिन्हें रेलिक्ट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। तो रेलिक्ट माउंटेन में यदि हम अभी हमारे दूसरी सूची के हिसाब से बात करें तो अरावली माउंटेन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फोर्थ है फोल्ड माउंटेन, जिन्हें हम कहते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत कौन से पर्वत होते हैं? वलित पर्वतों का निर्माण संपीड़न बल के माध्यम से होता है, यानी पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से जो बल कार्य कर रहे हैं, अंतर्जात बल जो कार्य कर रहे हैं, उन अंतर्जात बलों में जब किसी चट्टान पर या पृथ्वी की क्रस्ट पर, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ महासागरीय जल मौजूद था, ठीक है, क्योंकि ये इनमें बर्फ भी जमी होती है, या मान लीजिए ऐसे हिस्से में दोनों तरफ से बल कार्य करे। जब दोनों तरफ से इस पर बल कार्य करेगा तो ये संपीड़ित होकर कुछ इस तरीके से फोल्ड बनाएंगे, वलन बनाएंगे। ये वलन, जिन्हें हम कहेंगे, इसके ऊपर हिस्से को हम अपनति कहते हैं, वलन के निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं? अभिनति। तो जो वलित पर्वत हैं उनमें अपनति और अभिनति पाई जाती हैं और वलित पर्वतों की यदि हम बात करें तो कुछ इस तरीके से ही फोल्डेड माउंटेन को वलित पर्वत कहा जाता है, चाहे एंडीज हो, रॉकी हो या हिमालय हो, ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन में हमारे एग्जाम्पल की बात करें तो अब देखिए कुछ बचता नहीं है, तो पेनाइंस ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं, मिलाते हैं इसकी सही जोड़ी में। ब्लॉक माउंटेन यानी हम बात कर रहे हैं विंध्याचल नंबर 3 की, वॉल्केनिक यानी नंबर 4, रेलिक्ट यानी नंबर 1, अरावली, फोल्ड माउंटेन यानी नंबर 2। तो 3 4 1 2 देखिए कहां पर है? 3, ऑप्शन डी, 3 4 1 2, ये ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है उल्का या मीटियोर क्या है? उल्का, मीटियोर, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में प्रश्न है कि ये क्या है। हमारे पास ऑप्शन ए है पूंछ के बगैर धूमकेतु, ऑप्शन बी है एस्ट्रॉइड या ग्राहिक के वियोज्य टुकड़े,
एस्टेरॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह, मानकर चलिए एस्टेरॉइड के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तीसरा है बहुत छोटा तारा, और ऑप्शन डी है पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है। यह प्रश्न दिसंबर 2013 के प्रश्न पत्र से लिया गया है। यूजीसी नेट के एग्जाम में 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उल्का मीटियोर क्या है। जब हम उल्का की बात करें तो ध्यान रखिएगा, उल्का पदार्थ का वह टुकड़ा है जो बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उल्का क्या है, जो पदार्थ का यह वह टुकड़ा है जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है, वही उल्का कहलाता है। ध्यान रखिए, जब हम धूमकेतु की बात करते हैं या हम मान लीजिए जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, यानी स्टार विद टेल हम कह देते हैं, यदि हम पुच्छल तारा की बात करें तो ध्यान रखिए पुच्छल तारा क्या है। पुच्छल तारा जो है वे सौरमंडल में जो बर्फीले छोटे टुकड़े पाए जाते हैं उनका ही रूप है। ठीक है, वो चलते चलते क्या होगा, जैसे ही आप बहुत तेजी से बहुत दूर से कोई पिंड आ रहा है, बर्फ का टुकड़ा ही होगा, कोई पिंड ही होगा, वे जब बहुत तेजी से बहुत दूर से कहीं से छोटे पिंड के रूप में चला आता है तो क्या होता है, आपको दिखाई देता है इसके पीछे जो हिस्सा जो अपना वो एनर्जी छोड़ रहा है उसे हम पूंछ के रूप में देखते हैं। लेकिन अभी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे तो इस प्रश्न का अभी सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखें। एस्टेरॉइड की बात करें, क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, एस्टेरॉइड क्या है, खगोलीय पिंड ही है, वो भी जो ब्रह्मांड में क्या करते हैं, विचरण करते रहते हैं। इन्हें हम या तो आप अपने आसपास जितने भी छोटे ग्रह आपने जो देखे होंगे ना, उनके रूप में भी कई बार उन्हें देखा जाता है। लेकिन अभी फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नतम तल अपरदन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, निम्नतम तल अपरदन की अवधारणा, निम्नतम तल अपरदन की अवधारणा का प्रतिपादन, आपके पास ऑप्शन है मिलॉट, ऑप्शन बी है पावेल, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है जॉनसन। ये प्रश्न देखिए सितंबर 2016 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नतम तल अपरदन की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन इनमें से किन भूगोल वेत्ताओं ने किया है। अब आप यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि अपरदन तल के मतलब क्या है। ठीक है, देखिए जितने भी प्रकार के हमारे पृथ्वी की सतह पर जितने भी भू आकृतिक, आपने देखा होगा जितने भी उच्चावच पाए जाते हैं, जितनी भी भू आकृतिक बनावटें पाई जाती है, भू आकृतिक, ये सभी किसी न किसी कारक के द्वारा ही क्या होते हैं, अपरदन के माध्यम से निर्मित होते हैं। कोई भी भू आकृति हो, वो अपरदन की भू आकृति के किसी न किसी कारक की वजह से जो अपरदन होगा उस अपरदन के माध्यम से उनका निर्माण होता है। यदि हम निम्नतम तल की बात करें, जब हम भू आकृति के निर्माण की बात करते हैं, चाहे वह नदी हो चाहे कुछ, उसके द्वारा अपरदन होता है, वायु के द्वारा अपरदन होता है, अपरदन हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, निक्षेपण, यानी एक स्थान से अवसाद अपरदन होकर दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है, निक्षेपित हो रहा है, इसका क्या होता है, निक्षेपण भी होता है। इन दोनों अवस्थाओं में ही स्थलाकृतियों का निर्माण विनाश चलता रहता है। निक्षेपण से क्या होगा, एक स्थान पर अवसाद इकट्ठे होंगे, नई स्थलाकृतियां क्या होंगी, बनेगी। तो अपक्षय एवं अपरदन क्रिया के बाद निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल बाद में फिर से अपरदित होता रहता है और ये क्रिया चलती रहती है। ठीक है, जब हम निम्नतम तल अपरदन की बात करते हैं कि निम्नतम तल अपरदन क्या है, तो हमने देखा कि अपरदन की क्रिया होती है, अंत में निक्षेपण भी होता है, लेकिन ये अपरदन एक निश्चित अवस्था तक ही हो सकता है। ठीक है, एक निश्चित अवस्था, उस निश्चित अवस्था के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है निम्नतम तल। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब यहां निम्नतम तल अपरदन की बात की जाएगी, यानी बात की जा रही है क्षरण के द्वारा बाद में कहां तक ही अपरदन होगा। क्षरण विचारधारा के अंतर्गत सन 1875 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक पावेल, अमेरिकी भूवैज्ञानिक क्या नाम है, अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री जो
JW, इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, JW पावेल। JW पावेल ने ही आधार तल की संकल्पना प्रस्तुत की थी, आधार तल की संकल्पना प्रस्तुत की थी। और आधार तल की संकल्पना में उन्होंने कहा कि जो नदियों के माध्यम से अपर्दन होता है ना, जो नदी के माध्यम से अपर्दन होगा वो अधिकतम आधार तल तक ही हो सकेगा। नदियों के माध्यम से होने वाला अपर्दन अधिकतम आधार तल तक ही हो सकेगा, ऐसा इन्होंने कहा था अपने निम्नतम तल अपर्दन की अवधारणा में। क्यों अधिकतम आधार तल तक अपर्दन हो सकता है? क्योंकि इसके बाद यह नहीं होगा, ये इस वजह से क्योंकि सागरीय तल द्वारा अपर्दन की इतनी ही सीमा है, सागरीय तल द्वारा अपर्दन की इतनी ही सीमा है। तो आधार तल की जो बात कही गई है, निम्नतम तल की जो बात कही गई है, वे उसकी संकल्पना JW पावेल ने प्रस्तुत की थी वर्ष 1875 के आसपास, जो कि एक भूगर्भ शास्त्री थे। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है? जब गुटेनबर्ग असंबद्धता की बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, यानी हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की जो जितनी भी लेयर्स हैं, अब उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसके बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है? जिसमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए है मेंटल और कोर, ऑप्शन बी है परत और मेंटल, ऑप्शन सी है ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल, ऑप्शन डी है ऊपरी परत और निम्न परत। यह प्रश्न सितंबर 2016 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हम बात करेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता को जानने की तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये असंबद्धता क्या है। असंबद्धता के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में डिसकॉन्टिन्यूटी, असंततता भी। असंततता का मतलब होता है असंबद्धता, या आप कह सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी, जहां पर पृथ्वी के एक हिस्से से एक भाग से दूसरे भाग में जैसे ही देखा गया, अंदर की ओर गए तो घनत्व में अंतर पाया गया। अब अंतर से पता चला कि यहाँ पर कुछ तो असंबद्धता हुई है, जिसकी वजह से ये अंतर देखने को मिला है। तो पृथ्वी की यदि हम बात करें, यानी पृथ्वी की हम भूपर्पटी से भूगर्भ की ओर जाते हैं, तो जो सबसे पहला हिस्सा होता है पृथ्वी की जो पहली परत होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, भूपर्पटी या क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। जो दूसरा हिस्सा है उसे हम मेंटल कहते हैं, मेंटल या इसे हम प्रावार कहते हैं, है ना। और जो तीसरा हिस्सा है इसे हम अंतरतम कहते हैं या इसे हम कोर कहते हैं। तो अंतरतम या कोर। अब ये ध्यान रखिएगा कि मेंटल भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। ठीक है, कोर भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है, आउटर कोर और इनर कोर। जब भी आप पृथ्वी के घनत्व की बात करें, भूपर्पटी से आप भीतर की ओर प्रवेश करेंगे, घनत्व में अंतर आएगा, घनत्व में बदलाव होगा। और ये बदलाव जहां जहां आपको देखने मिलेंगे, जहां जहां प्रतीत होंगे, वे सब क्या है, वे सब असंबद्धताएं हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही पृथ्वी में हम भूपर्पटी के बाद मेंटल में प्रवेश करेंगे, जैसे ही हम क्रस्ट के बाद मेंटल में प्रवेश करेंगे, तो आपको एक असंबद्धता मिलेगी जो भूपर्पटी को किससे, प्रावार से डिवाइड करेगी। इसे कहते हैं मोह असंबद्धता। ध्यान रखें, जो भूपर्पटी को किससे, प्रावार से अलग करेगी, इसे कहा जाएगा मोह असंबद्धता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप जैसे ही आउटर कोर से इनर कोर में प्रवेश करेंगे, आप जैसे ही आउटर कोर से इनर कोर में प्रवेश करेंगे, तो ये जो अब आपको असंबद्धता मिलेगी उसे बोलते हैं रैप्टी असंबद्धता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आउटर से हम इनर कोर की बात कर रहे हैं। जब आप मेंटल से कोर में प्रवेश करेंगे, अब आप कहां से, प्रावार से कोर में, अंतरतम में प्रवेश कर रहे हैं, मेंटल से आप कोर में प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर जो आपको असंबद्धता मिलेगी वह है गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंतता या गुटेनबर्ग असंबद्धता।
तो प्रश्न के मुताबिक गुटेनबर्ग असंबद्धता के बारे में पूछा गया है। गुटेनबर्ग असंबद्धता मतलब मेंटल से कहाँ की ओर प्रवेश कर रहे हैं आप, कोर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता का संबंध मेंटल और कोर से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह भी ध्यान रखना है कि अब आप जैसे ही आउटर कोर से इनर कोर की ओर प्रवेश करेंगे तो बीच में एक और असंबद्धता पाई जाती है, जिसे ध्यान रखें लेहमन असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता, अब जब आधा माँ लगा दिया है तो बिंदी यहां से हटा देना है, ठीक है। असंबद्धता कहलाती है। तो अब प्रश्न के मुताबिक गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है, जो मेंटल को कोर से डिवाइड कर रही है, अलग कर रही है, प्रावार को अंतरतम से डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। मेंटल के लिए जैसे ही मेंटल शुरू होता है, कहां तक विस्तारित है मेंटल, मेंटल विस्तारित है, ध्यान रखिएगा 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करेंगे घनत्व में अंतर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान समूह ने पेडिमेंट के निर्माण में सरिता द्वारा पार्श्व समतलन की भूमिका, इसके बारे में बल दिया है। इस पर बल दिया है कि मतलब किस वैज्ञानिकों का समूह, आपके पास तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में वैज्ञानिकों का पूरा ग्रुप है, समूह है। तो किस समूह ने यह बात कही है कि जो पेडिमेंट का निर्माण होता है ना, पर्वतों के बाद जो अवसाद ये बहकर कुछ ऐसे चतुर्भुजनुमा या कह सकते चबूतरानुमा जो संरचना बनाती है, यहाँ अवसाद जमते हैं, पेडिमेंट होते हैं। तो ये जो पेडिमेंट का निर्माण हुआ, इस पेडिमेंट के निर्माण में सरिता द्वारा यानी नदी द्वारा जो पार्श्व अपरदन होता है या पार्श्व समतलन होता है, इसकी भूमिका है। किसने कही है, ठीक है, ये ध्यान रखें। जब हम पेडिमेंट शब्द की बात करें, पेडिमेंट शब्द का पहली बार यूज किया था किसने, ध्यान रखिएगा गिलबर्ट महोदय ने। गिलबर्ट महोदय ने पहली बार संकल्पना प्रस्तुत की थी पेडिमेंट की, और पेडिमेंट के गिलबर्ट महोदय ने ही यह बात कही कि जो जलधाराएं हैं वे अपने पार्श्विक अपरदन के साथ, ध्यान रखें क्षैतिज रूप में भी और अपने पार्श्विक अपरदन के साथ, आसपास के अपरदन के साथ आगे बढ़ती हैं। अपरदन के साथ आगे बढ़ने के क्रम में ये जाकर पेडिमेंट का निर्माण करती हैं। तो उन्होंने जलधाराओं की, नदियों की जो जलधाराएं हैं, वो जो भी जलधाराएं बहती हैं, उनके माध्यम से जो पार्श्व अपरदन होता है, उसकी वजह से जो समतलन बन रहा है, उसे ही पेडिमेंट शब्द इन्होंने दिया था। और ध्यान रखें कि किसने सबसे पहले इस बारे में बात की थी, गिलबर्ट महोदय ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसने, गिलबर्ट महोदय ने सबसे पहले यह बात कही थी। तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, नोट कर देना है। गिलबर्ट महोदय ने ही 1877 के आसपास इस संकल्पना के बारे में चर्चा की है, ठीक है। तो आपको ईयर भी ध्यान रखने हैं, कब की बात है, 1877 के आसपास की बात है। गिलबर्ट महोदय की ही ग्रुप के साथ हेनरी, उन्होंने हेनरी जो उटाह में जो हेनरी पर्वत है उस पर कई सारे अपनी रिसर्च किए। कई रिसर्च के बाद उन्होंने कुछ और भी वैज्ञानिकों का साथ पाया, यानी कुछ और भी वैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरिता का जो पार्श्व असमतलन है या इनका जो पार्श्विक अपरदन है, इनके माध्यम से पेडिमेंट का निर्माण होता है। उन वैज्ञानिकों की यदि हम बात करें, ग्रुप्स की बात करें, तो ध्यान रखिएगा उनमें एक हमारे पेज महोदय भी शामिल है, ठीक है। पेज महोदय की यदि आप बात करें तो उन्होंने लगभग वर्ष 1912 के आसपास ही बात कही थी। ध्यान रखें, ईयर याद रखेंगे क्योंकि कई बार सही जोड़ी मिलाने में ईयर भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। यदि हम अन्य वैज्ञानिकों की बात करें तो ब्लैक वेल्डर भी इनमें शामिल है, ठीक है। तो दूसरे वैज्ञानिकों की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ब्लैक वेल्डर भी इसमें शामिल है। उन्होंने जो इस संकल्पना की बात कही थी वो लगभग 1931 के आसपास कही थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जॉनसन महोदय भी इसमें शामिल है, यानी जो पेडिमेंट का निर्माण है वो पार्श्विक अपरदन के माध्यम से होता है। इनके ग्रुप्स की यदि हम बात करें तो इनमें वैज्ञानिक जॉनसन भी शामिल है। तो देखिए आप कहां पर देख सकते हैं कौन कौन से, गिलबर्ट, पेज, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन और पेज, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। ये हमने इससे जुड़े हुए कुछ खास जो तथ्य हो सकते थे उन्हें हमने समझने की कोशिश की, उन्हें हमने
जानने की कोशिश की। कुछ और यदि हम वैज्ञानिकों की चर्चा कर लें तो ध्यान रखिएगा, एक और वैज्ञानिक है बर्फी और मॉरिस। ये इनके अलावा हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए, तो बर्फी और मॉरिस ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पेडिमेंट के निर्माण में पार्श्वपर्दन, जलधाराओं के पार्श्वपर्दन के माध्यम से पेडिमेंट का निर्माण होता है, इसके बारे में अपनी गिलबर्ट से इन्होंने अपना ये पाया कि इनका सिद्धांत भी कहीं ना कहीं गिलबर्ट से मिलता जुलता है, और इनकी जो भी इन्होंने बातें कही उसे इन्होंने स्वीकार किया। इस ग्रुप में ये शामिल हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। यदि आपसे कई बार हो सकता है कि कई बार जो वैज्ञानिक है इनका पूरा नाम पूछ लिया जाए, भूगोलवेत्ता का पूरा नाम पूछ लिया जाए, तो गिलबर्ट के बाद देखिए पेज, जिसकी पेज की हम बात करें इनका नाम एस पेज है, ध्यान रखें। ब्लैक बिल्डर की यदि बात की जाए तो इनका नाम इलियट ब्लैक बिल्डर है। यदि आपसे जॉनसन का नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें इनका नाम DW जॉनसन है। ठीक है, तो ये हमने कुछ खास बातें की, कुछ खास तथ्य जाना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, इन्हें समझने की कोशिश की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।